exchange of gases. In part 1, we discuss about the breathing part. Now in this part 2, we will discuss about exchange of gases. Before starting, I would like to recall you certain steps of respiration which will help you to proceed further. Now the step 1 is breathing or pulmonary ventilation, by which atmospheric air is diffused in and CO2 rich alveolar air is diffused out. Number 2, diffusion of gases across alveolar membrane. Number 3, transport of gases by blood. Number 4, diffusion of O2 and CO2 between blood and tissue. And last, utilization of O2 by cells to obtain energy and release of CO2. So these are the steps which we discuss in this video. Now first of all, tell me one basic thing, that this atmosphere is full of number of gases. Why only O2 we inhale? What is the reason for this? Answer for this question is partial pressure. Now what this partial pressure is? How we calculate this partial pressure? हम सबको पता है जितना भी एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं उन सबका एक परसेंटेज है. अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की तो दैट इज 78 पॉइंट समथिंग, O2 की तो दैट इज 20.95 और 21%. अगर किसी भी और गैसेस का बात करूं तो सबका एक परसेंटेज है. मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ विच इज डिपिक्टेड इन दिस वीडियो, आई मीन दिस पीपीटी ऑल्सो. लाइक हम ले रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2. सो the amount of partial pressure of O2, how we calculate, that is amount of this O2 present in atmosphere is 21 upon 100 into 760 TORR. Now what this 760 TORR is? That is a unit of pressure equivalent to 1 millimeter of mercury in a barometer and equal to 133.32 pascals. Right बेटा? तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 21 अपॉन 100 इंटू 760 तो हमारे पास आएगा 159.2. सो व्हाट दिस 159.2 कि इतना प्रेजेंट पार्शियल प्रेशर है बच्चा, याद रखना है. दिस इज द पार्शियल प्रेशर जो कहाँ है? एटमॉस्फेयर में. इसलिए O2 जो है वो मूव करता है एटमॉस्फेरिक एयर से एल्वुलर एयर में, जहां पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 104 mmHg. ऑन दी अदर हैंड अगर हम CO2 की बात करें तो अंदर की तरफ एल्वुलाई में द अमाउंट ऑफ CO2 इज मोर देन एटमॉस्फेयर. तो जो मूवमेंट हो रहा है आयंस का, एयर का, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हो रहा है. तो O2 जो है वो एटमॉस्फेयर में कितना है? 159. एल्वुलाई में कितना है? 104. तो मूवमेंट कहाँ होगा? फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एल्वुलाई. CO2 का अंदर अमाउंट, एल्वुलाई में अमाउंट ज्यादा है, बाहर कम है, तो मूवमेंट कैसे होगा? फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. दिस डायग्राम इज गिवन इन योर बुक, दैट इज पेज नंबर 273 फिगर 17.3 जो आपके बुक में दे रखा है. इसको प्लीज एक बार देख लीजिएगा और मैं इसको थोड़ा सा और आगे भी डिस्कस करूंगी. नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट टू साइड. पहला एल्वुलाई टू ब्लड, 2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. So, exchange of gases occur by simple diffusion pressure. Diffusion pressure. What this simple diffusion is? That is movement of ion from high concentration to low concentration. Now, movement of ion जो हम बोल रहे हैं, जो high concentration to low concentration हो रहा है, what this concentration gradient is? It is actually pressure gradient. What this pressure gradient is? अभी मैंने आपको बताया कि partial pressure जो है, वो अगर किसी चीज का बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो movement कहाँ होगा? फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. और पार्शियल प्रेशर अगर किसी चीज का, किसी गैस का अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो मूवमेंट कहाँ होगा? फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. पहला कंडीशन है ये गैसेस मूवमेंट का. नंबर 2, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस. कितना सॉल्युबल कौन सा गैस है? तो अगर मैं CO2 की बात करूं तो वो 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. तो नेचुरल है, फास्ट मूवमेंट होगा, फास्ट डिफ्यूजन होगा. इसके अलावा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन. अब ये मेम्ब्रेन की थिकनेस कहाँ से आ गई? तो बच्चा जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है, जैसे अभी हम यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो एल्वुलाई है उसकी जो कवरिंग है उसे हम बोलते हैं एल्वुलर वॉल, जो 1 सेल थिक है. उसके बाद जो आप देख रहे हो ब्लड कैपिलरी, उसके ऊपर भी सेल की एक लेयर है, राइट. सो एल्वुलाई की लेयर, दिस कैपिलरी की लेयर, और इनके बीच में प्रेजेंट है बेसमेंट सब्सटेंस, राइट, बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो 3 लेयर्स हो गई जिसको क्रॉस करेगा कोई भी गैसेस. नाउ
द प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। मैंने अभी आपको बता दिया, टोटल जितना भी गैस है उसमें उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल गैस का कितना अमाउंट है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्युबिलिटी का मैंने पॉइंट आपको बता दिया है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को आगे वाला और जो स्लाइड आ रहा है उसमें और क्लियर है। वेल, पार्शियल प्रेशर ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस कहां पर कितना है, जैसे इंस्पायर्ड एयर, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो दैट इज 159 और 158, इट इज गिवन इन आवर बुक, दैट इज 159 एंड 158 इज आल्सो ओके। एल्वुलार में उसका अमाउंट कितना है, 100 to 105। वीनस ब्लड में कितना है, मतलब वेन्स में 40। आर्टियल ब्लड में कितना है, ये mmHg में चल रहा है बेटा, 95 to 100। एक्सपायर्ड एयर में 116, टिश्यू सेल में 20 to 40। सेम इज विद अदर गैसेस, लेकिन हमें यहाँ पर डिस्कस करना है सिर्फ O2 और CO2 को। तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें O2 का अमाउंट जो है दैट इज 159 और 158, और CO2 का अमाउंट कितना है, 0.3। तो खुद सोच के देखो, जो मूवमेंट होगा एटमॉस्फेरिक एयर का वो कैसे होगा, O2 का तो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और CO2 का अपोजिट। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो हो रही हैं, दैट इज blood is the main medium for the transport of CO2 and O2. So most of the oxygen, 97 beta, is transported through RBC and the remaining 3% by plasma. हमारे ब्लड की कंपोजिशन हमने पढ़ी हुई है क्लास 9 में। क्या पढ़ा था हमने कि ब्लड इज अ कनेक्टिव लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें लिक्विड है प्लाज्मा और सेल्स हैं बहुत सारे। उनमें से आप मेन 2 सेल्स के नाम याद हैं आपको, रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल। तो जो 97% जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है CO2 का, सॉरी ऑक्सीजन का, वो किसके थ्रू हो रहा है, आरबीसी के थ्रू, बिकॉज इट कंटेन हीमोग्लोबिन, एक्सक्यूज मी। एंड जो रिमेनिंग 3% है वो प्लाज्मा के थ्रू हो रहा है। अगर मैं बात करूं CO2 की, तो 20 to 25% CO2 ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय आरबीसी, लेकिन 70% हो रहा है एज अ कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट। व्हाट इज दैट, कि जो 70% है CO2 वो कंबाइन हो रहा है वाटर के साथ और बना रहा है बाई कार्बोनेट। इस तरीके से CO2 का ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो 20 to 25% तो आरबीसी से हो रहा है, 70% इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट दैट इज प्लाज्मा से हो रहा है, एंड द रिमेनिंग 7% जो है वो डिसॉल्व स्टेट है ब्लड प्लाज्मा में। अब हम इंडिविजुअल गैसेस की बात करेंगे ताकि हमें ज्यादा क्लियर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। So hemoglobin is red color iron containing pigment present in RBC, all of us know. Now this hemoglobin is a pigment which is made up of, hemoglobin is a protein part beta. हीमोग्लोबिन जो है एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, जिसमें ग्लोबिन एक प्रोटीन पार्ट है और हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। मैं इसको और डिस्कस करूंगी, एक चैप्टर आएगा बच्चा, उसमें हम इसको और ज्यादा डिस्कस करेंगे। अभी आपको जो समझना है वो ये समझना है, हीमोग्लोबिन इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जिसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन करता है और फाइनली ट्रांसफर करता है। लेकिन ध्यान रखना जो बाइंडिंग है वो रिवर्सिबल है, मतलब hemoglobin combines with O2 to form oxyhemoglobin, then oxyhemoglobin breaks to release O2 and hemoglobin. Now each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecule of O2. याद रखिएगा, एक hemoglobin molecule के साथ कितना, 4 molecule of O2 ट्रांसपोर्ट होता है। Binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to partial pressure of O2. जो बाइंडिंग हो रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पर, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पर, टेम्परेचर पर। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो बाइंडिंग को डिसाइड करते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है, राइट बेटा। नाउ ये एक पिक्चर में डिपिक्ट किया हुआ है कि O2 फ्रॉम एल्वुलाई डिफ्यूज इनटू ब्लड। देखो एक बार, एल्वुलाई में दे रखा है दैट इज 104 mmHg, वो कहाँ जा रहा है, ब्लड में। कैपिलरी दिखा रखी है बच्चा यहाँ पर, O2 वहां पर 40 mmHg है, तो ब्लड 104 से 40 mmHg में जा रहा है। The O2 enter the RBC and binds to hemoglobin. यहाँ जाकर, मतलब इस कैपिलरी में जाकर O2 जो है देखो अंदर जा रहा है, एल्वुलर मेम्ब्रेन से अंदर गया इसमें कैपिलरी में,
कैपिलरी में जाकर यहाँ आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, एचबी मतलब हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद O2 टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन. So 3% of O2 is dissolved in plasma, अभी डिस्कस किया था, and 97% binds with hemoglobin, right? ना बाइंडिंग जो प्रोसेस है मैंने अभी आपको बताया रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब Hb plus O2 फॉर्म HbO2 and HbO2 finally breaks into Hb plus O2, right? So this picture is I mean I can say very much clear, हमें क्लियर कर रहा है कि how oxygen being transported. एक टर्मिनोलॉजी आएगी बच्चा, सिग्मोइड कर्व विच इज गिवन इन आवर बुक आल्सो, दैट इज फिगर 17.5, दैट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है. सो हीमोग्लोबिन जो कि एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो हमारे आरबीसी में प्रेजेंट होता है, जिसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है और फाइनली ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है. नाउ binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to पहला partial pressure of O2, repeat कर रही हूँ बच्चा मैं ये, number 2 partial pressure of CO2, number 3 hydrogen ion concentration and number 4 temperature. Now एक sigmoid curve obtain होगा when percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against the partial pressure of O2. मतलब हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में क्या पढ़ना चाह रहे हैं, दैट इज जितने भी फैक्टर्स हैं वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, वो एक्सप्लेन कर रहा है ये. कैसे? फॉर एग्जाम्पल PCO2 दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, लाइक हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लेस H आयन कॉन्सेंट्रेशन, लो टेम्परेचर फेवर करता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. मैं रिपीट कर रही हूं, हाई PO2, लो CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लेसर H आयन कॉन्सेंट्रेशन, लो टेम्परेचर, सब कुछ कम है, सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा. उल्टा कर लेते हैं, जब लो PO2 होगा, हाई PCO2 होगा, हाई H आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तो वो फेवर करेगा डिसोसिएशन को. किसके डिसोसिएशन को? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को. दिस क्लियरली इंडिकेट दैट O2 gets bound to hemoglobin in the lung surface and get dissociated at the tissue. Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of O2 to the tissue under normal physiological conditions, right? So this is all about sigmoid curve, which is actually explain us how this oxyhemoglobin forms or dissociates. Now transport of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ CO2 भी कंबाइन होता है और हम क्या बोलते हैं उसको, कार्बिनो हीमोग्लोबिन. वहां बोल रहे थे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन. व्हाट वी कॉल दिस, CO2 व्हेन कंबाइंस विद Hb इट फॉर्म्स कार्बिनो हीमोग्लोबिन. कितना परसेंट? 20 to 25. नाउ दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. PO2 इज अ मेजर फैक्टर विच वुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग. ये भी अफेक्ट कर रहा है. कैसे? कि जब PCO2 हाई होगा, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होगा एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 लो होगा, जो कि टिश्यू में होता है, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स. Whereas when partial pressure of CO2 is low and partial pressure of O2 is high in the alveoli, dissociation of CO2 from carbinohemoglobin takes place. That is, CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered to the alveoli, right? Now RBC contain a very high concentration of enzyme which is called carbonic anhydrase. बेटा सबसे ज्यादा मिलने वाला एंजाइम जो होता है उसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज. प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना, आरबीसी में भी प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज. क्या फंक्शन है इसका? It facilitate the reaction. What is that reaction? It is given in the book, page number 275, that CO2 combines with water to form bicarbonates, which again in presence of carbonic anhydrate, this anhydrase
ब्रेक्स इनटू HCO3 माइनस प्लस HIN, राइट। तो जो ये रिएक्शन है ये कि CO2 कंबाइंस विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये ध्यान रखना रिवर्सिबल रिएक्शन है कि CO2 वाटर के साथ कंबाइन करके जो बाइकार्बोनेट बना रहा है वो भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में हो रहा है, और जो बाइकार्बोनेट ब्रेक हो रहा है CO2 वाटर में वो भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में हो रहा है। सो इन दिस फॉर्म द रिएक्शन प्रोसीड। Now at the site where partial pressure of CO2 is high due to catabolism, CO2 diffuses into blood and forms, अभी मैंने आपको बताया bicarbonate and carbonate and this HIN. At the alveolar site where PCO2 is low, the reaction proceed in the opposite direction leading to the formation of CO2 and H2. The CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out as CO2. Well, every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2 to the alveoli. मैंने अभी आपको बताया ऑक्सीजन के केस में every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of O2 to the tissue under normal physiological condition. CO2 के केस में every 100 ml of deoxygenated blood, याद रखना वहां ऑक्सीजनेटेड था, यहाँ deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2 to the alveoli. वहां पर कहाँ जा रहा था? To the tissue. यहाँ कहाँ जा रहा है? To the alveoli. क्लियर रखना है हमें पिक्चर को। Now ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देख सकते हैं बच्चा आप, डिजोल्व CO2 के फॉर्म में जा रहा है 7%, 23 जो है वो इसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर जा रहा है, 70% जो है CO2 वाटर के साथ कंबाइन होकर जा रहा है। So this is how the movement takes place. Now the next topic of this chapter is regulation of respiration. Now human beings have the ability to maintain and moderate the rate of respiration to fulfill the demand of body tissue by neural system. हमारा जो भी है बेटा, हमारी जो demands हैं वो सब किसके कंट्रोल में है? That is under the control of brain. Now brain के अंदर ऐसा क्या चीज है जो कंट्रोल कर रहा है? तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स हैं जो हमारे मेडुलर रीजन में प्रेजेंट है। यू नो मेडुलर रीजन हमने क्लास 10 में पढ़ा है, हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है बेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। न्यूमोटेक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है कहाँ पर? पॉन्स वेरोलाई में, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है क्लास 10 में। दैट इज पॉन्स मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रिदम सेंटर कहाँ है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है। एंड न्यूमोटेक्सिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट है? पॉन्स वेरोलाई में, जो क्या कर रहा है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की फंक्शनिंग को मॉडरेट कर रहा है। इसके अलावा एक कीमोसेंसिटिव एरिया भी है, कहाँ पर? रिदम सेंटर के पास, जो हाईली सेंसिटिव होता है किस चीज को लेकर? दैट इज CO2 एंड HINs that ultimately control the respiratory rate. Oxygen do not play major role in controlling rate of, मतलब CO2 का अमाउंट ज्यादा और कम होना या HIN की कॉन्सेंट्रेशन कम और ज्यादा होना रेस्पिरेटरी सेंटर्स को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का डिमांड कम और ज्यादा होना कंट्रोल नहीं कर रहा। ये मैंने एक टेबुलर फॉर्म में दे दिया है यहाँ पर। लाइक इंस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में है, जिसका मेन फंक्शन है हमारा जो इनहेलेशन प्रोसेस है उसको कंट्रोल करना। रेस्पिरेटरी सेंटर अगेन मेडुला ऑब्लोंगेटा रीजन में है, जो हमारे इसमें एक्सहेलेशन प्रोसेस में आ रहा है। एनिस्टिक सेंटर जो है पॉन्स वाले रीजन में है, जो स्लो एंड डीप जो हम इनहेल करते हैं उसमें काम आता है। न्यूमोटेक्सिक सेंटर भी पॉन्स वेरोलाई में है, जो हमारे अदर सेंटर्स को जो क्वाइट नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए काम में आता है। एंड गैस्पिंग सेंटर भी है हमारे पॉन्स वेरोलाई रीजन में, जो सडन एंड शैलो रेस्पिरेशन जो रेट है उसको कंट्रोल कर रहा है। नाउ this picture is depicting whatever the respiratory center I mentioned you here. Please एक बार देखिए, ब्रेन वाले रीजन में मेडुला है, पॉन्स वेरोलाई है। नाउ पॉन्स वेरोलाई को और एनलार्ज करके यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, और यहाँ पर दिखाया हुआ है न्यूमोटेक्सिक सेंटर, एनिस्टिक सेंटर, जो कि हमारा रेस्पिरेटरी ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है। वेल दिस इज थोड़ा सा डिटेल थिंग्स ऑफ दिस रेस्पिरेटरी सेंटर। आपको बेसिक चीज याद रखना है जो मैंने आपको अभी 2 स्लाइड पहले जो मैंने आपको दिखाया था, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। नाउ एक्चुअली फंक्शन क्या है रेस्पिरेशन का? सो आंसर इज एनर्जी प्रोडक्शन, एसिड बेस बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड रिटर्न ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। एक प्रोसेस होता है बच्चा जिसको हम बोलते हैं माउंटेन सिकनेस। क्या होता है माउंटेन सिकनेस? इज द कंडीशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इल इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया,
दैट इज शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन. ये वर्ड याद रखिएगा प्लीज. इन द टिश्यू एट हाई एल्टीट्यूड, कॉमनली अ पर्सन गोइंग टू हाई एल्टीट्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले जब वो जा रहा है तब उसको एक माउंटेन सिकनेस होती है. क्या सिम्टम्स हैं? भूख नहीं लगेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, नॉजिया स्टेट होना, वॉमिटिंग हो जाना, ये सारी चीजें सिम्टम्स हैं माउंटेन सिकनेस की. ब्रेथलेसनेस बहुत कॉमन है. पल्मोनरी ईडमा, ईडमा बोलते हैं बच्चा हम स्वेलिंग को, तो आपके लंग्स वाला जो एरिया है वहां स्वेलिंग आता है. हेडेक होना, डिप्रेशन आना, डिसओरिएंटेशन होना, बैलेंस खो देना, लैक ऑफ स्लीप, वीकनेस, एंड ऑफ कोर्स ये सब जब होगा तो फेटिगनेस होगा ही. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. हर एक सिस्टम में बच्चा हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे. नंबर 1 एस्थमा. इट इज एन एलर्जिक रिएक्शन टू फॉरेन पार्टिकल. किसी को किसी से मतलब आई मीन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बच्चा, किसी का पोलन ग्रेन, डस्ट पार्टिकल, यू नो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई फॉरेन पार्टिकल अगर आ जाएगा तो ऑब्वियस है कफिंग होगा, वीजिंग होगा, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग होगा, राइट. So this is asthma. What is emphysema? Normal, it is an inflation or abnormal distension of the bronchioles or alveolar sac of lungs. ज्यादातर कब होता है? जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर ये डिजीज होती है जिसको बोलते हैं एम्फिसीमा, जिसमें ऑफ कोर्स हमें रेस्पिरेशन में करने में प्रॉब्लम आता है. ORD, दैट इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. बहुत सारे ऐसे काम हैं जहां पर गैसेस, फ्यूम्स, डस्ट आपके अराउंड वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा है. उसके वजह से बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. नेक्स्ट इज न्यूमोनिया. acute infection or inflammation of the alveoli of the lungs due to Streptococcus pneumoniae. बैक्टीरिया है बेटा, जिसके वजह से हमें इनहेलेशन में प्रॉब्लम आता है. अब एक इस चीज में अपने आप ऐड कर लीजिएगा, दैट इज COVID-19. इट इज कॉज्ड बाय कोरोना वायरस. व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स आर वेरी मच सिमिलर टू निमोनिया. लेकिन कौन कर रहा है ये डिसऑर्डर? ये कर रहा है एक वायरस जिसको हम बोलते हैं कोरोना वायरस. सो दीज आर ऑल, ऑफ कोर्स कोरोना वायरस भी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर को ही हम कंसिडर करेंगे. सो सार्स जिसको हम बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सो उसी का एक पार्ट है ये भी. So these are the disease, and in this chapter is very small and cute सा chapter है, पढ़ने में बड़ा मजा आता है. तो I'm sure after watching these 2 videos you will be able to make notes and able to write answers which are questions given in our NCERT. Please go through it. Thank you so much.